दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं अपने चहेते न्यूज चैनल जालौन टाइम्स को। बात शुरू करने के पहले हमेशा की तरह आपसे वही एक विनती करनी है, निवेदन करना है, प्रार्थना करनी है, अपील करनी है कि आप अपने इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब और लाइक करें और इसमें जो बेल आइकॉन है, घंटी की आकृति का जो बटन है, उसको दबा दें ताकि जब भी इस चैनल पे कोई नया वीडियो डाला जाए आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाया करे, आप तत्काल उसके बारे में अवगत हो जाया करें। साथ ही आज का जो ये अभी का जो वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय लेकर हमें जरूर अवगत कराएं। आज हम चर्चा कर रहे हैं जालौन गरोठा भोगनीपुर संसदीय क्षेत्र से केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग राज्य मंत्री भानु प्रताप वर्मा के हारने के कारणों को लेकर। भानु प्रताप वर्मा 1996 से लगातार भारतीय जनता पार्टी के इस क्षेत्र में उम्मीदवार बन रहे। केवल वो 2 बार चुनाव हारे, एक बार वो 1999 में और एक बार 2009 में, और वो लगातार वो सांसद इस बीच में जो भी चुनाव हुए उसमें चुने जाते रहे। इसके पहले 1991 में वो कोंच विधानसभा क्षेत्र से विधायक भी हुए थे। वैसे उनकी राजनीतिक कैरियर की शुरुआत वार्ड मेंबर के रूप में हुई थी। उनके बारे में एक अक्सर ये आरोप है कि वो बहुत ही अकर्मण्य किस्म के नेता हैं और ये उनको हर बार मतदाताओं ने इसीलिए उनको पहले भी 2 बार हराया था। तब उनको एहसास हुआ था कि नहीं, वो तो कहीं आते जाते नहीं है, लोगों से संपर्क नहीं रखते, लोगों की मदद नहीं करते, इससे लोग उनसे नाराज हो जाते हैं। और फिर भी एक बार नाराज होकर उनको सबक सिखाते हैं और सबक वो सीखते नहीं है, लेकिन वो फिर वोट इसलिए दे देते हैं कि ये उनकी विशेषता मानी जाती। मतदाताओं को उनकी ये खूबी पसंद रही कि वो किसी का नुकसान नहीं करते। तो अब की बार जो है वो उसी मुगालते में थे कि अब मोदी लहर चल रही। पिछली 2014 और 2019 में तो उनकी जो नैया वो पार हुई, वो तो मोदी लहर के चलते हुई। तो अब की बार भी वो महसूस कर रहे थे कि उनकी पार्टी 400 से अधिक सीटें जीतने का दावा कर रही है। एनडीए उनका जिस गठबंधन की वो जिस गठबंधन का नेतृत्व करती भारतीय जनता पार्टी, उस गठबंधन को 400 से ऊपर सीटें मिलने का दावा बहुत ही जो है कॉन्फिडेंस के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो कर रहे हैं। और जो प्रोपेगेंडा के सहारे ये लग रहा था कि मोदी की गारंटी, ये नारा इतनी तेजी के साथ में गूंज रहा था कि दिख रहा था कि अब इसके सामने सारे प्रतिद्वंदी बुरी तरह चित नजर आएंगे। सब पूरी चारों तरफ केवल मोदी की गारंटी इन्हीं शब्दों की गूंज सुनाई दे रही है। ऐसा वातावरण जो प्रोपेगेंडा के सहारे बना दिया गया था। तो अब इस मुगालते में रहे तो उन्होंने कई सारी गलतियां की और वो चुनाव हार गए। अब उन गलतियों के बारे में जो स्थानीय मीडिया है उसमें लिखा जा चुका है पर्याप्त, हम उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन उनके हारने के पीछे एक कारण वो है, एक कारण और है जिसकी चर्चा कम हुई हो, उसकी हम चर्चा करना चाहेंगे। उनके वो चर्चा ये कि उनके खिलाफ एक जो मुद्दा गया, वो मुद्दा ये गया कि इस बार उन्होंने लोगों के चरण स्पर्श नहीं किए। अब हम ये बता रहे कि ये केवल एक सांसद का मामला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिसमें जो संस्कृति पोषित की जाती है, जिस संस्कृति को बढ़ावा दिया जाता है, भारतीय जनता पार्टी में जो संस्कृति मानी जाती है, वो संस्कृति ये मानी जाती है कि दलित और पिछड़े में वही नेता बनाए जाते हैं जिनका मुंह सिला हुआ हो, जो अपने कौम के हक के बारे में कोई आवाज ना उठाए और अपने कौम की क्या मतलब व्यापक जो जनता है उसके हित के बारे में आवाज ना उठाए। वो जो है उनके एक दास भाव जैसा उनके मन में हो। और उसके पहले इसका निर्वाह भानु प्रताप वर्मा करते रहे। लेकिन इस बार उनकी उम्र 70 वर्ष हो गई, और तो 70 वर्ष की उम्र इतनी हो जाती कि वो पर्याप्त मतलब एक
बुजुर्गी की एक जो है चरम सीमा की ओर बढ़ रहे। बुजुर्ग तो वो 60 साल में ही हो चुके होंगे। तो अब एक बुजुर्ग आदमी इतनी उम्र हो जाने के बाद में भी वो आदमी पैर छूने के लिए मजबूर रहे, केवल इसलिए क्योंकि वो जो है भारतीय जनता पार्टी ने उसको जो है उस आरक्षित कोटे पर उसको आगे बढ़ाया है, जिसमें ये एक तरह से सर्दी है। वैसे तो इसी इलाके में जो अन्य पार्टियों ने दलित जो अन्य पार्टियों की जो उम्मीदवार जीते अभी इसी दौर में, जब भानु प्रताप वर्मा जीते रहे, तो उनके अंदर नेतृत्व क्षमता थी। वो उन्होंने अपनी निजी धाक का ख्याल बहुत रखा, चाहे वो ब्रजलाल खाबरी हो, चाहे वो घनश्याम अनुरागी हो। और मतलब वो जो है उनका उनसे जो छोटे थे वो उल्टे उनके पैर छूते थे। उनको ये मजबूर नहीं किया जाता था जो भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति, कि नहीं आप जो है पैर छुएंगे सबके हो, यहाँ तक कि आपकी उम्र अगर 90 वर्ष भी हो जाए तो आपको 10 वर्ष बच्चों के भी पैर छूने के लिए आप मजबूर रहे। तो अब उसके व्यक्तित्व का क्या विकास हो सकता है। तो और एक सांसद वो चाहे सुरक्षित क्षेत्र का हो या अनारक्षित क्षेत्र का हो, सांसद की विधायक की अपनी एक उपयोगिता होती है उस क्षेत्र के विकास में। इसके अलावा वो विधायी संस्थाओं में बैठता है, तो जब उसका आत्मबल बुलंद होता है तो उसकी प्रतिभा भी निखरती है। और उस प्रतिभा के माध्यम से जो उद्देश्य है कि देश के संचालन में ऐसा जो है ऐसी विधायी व्यवस्थाएं की जाए देश के कुशल संचालन के लिए, प्रदेश के कुशल संचालन के लिए बहुत ही एक शानदार विधायी व्यवस्था की जा सके, और उसमें वो योगदान करता है, वो चाहे आरक्षित सांसद हो और एक अनारक्षित सांसद। लेकिन जब ये है कि आप दास भाव वाले, आप आरक्षित माने आप ये एक धारणा, एक गलत धारणा को, इसको एक बल देने के लिए आप आरक्षित सीटों पे उन सांसदों को, उन लोगों को उम्मीदवार बनाते हैं जिनके अंदर जो है कोई बहुत दूर का चिंतन ना हो और जिनके अंदर आत्मबल ना हो, उसका एक सांसद बनाते हैं। और इस परपाटी से, भारतीय जनता पार्टी की इस परपाटी से जो है वो तो खैर इतना दबा हुआ रहता है, उसके अंदर तो इतना दीनता का भाव रहता है कि वो तो खैर उसका तो व्यक्तित्व का विकास हो ही नहीं पाता। और उसके माध्यम से जो देश और प्रदेश की तो समाज की जो बहबूदी के लिए जो योगदान होना चाहिए वो भी योगदान नहीं हो पाता। तो ये था कि 70 वर्ष की उम्र में 70 क्या, तो ये वो भूल गए इस बार सबक। इस बार कुछ भानु प्रताप वर्मा इतनी बार जीत चुके मंत्री भी हो गए थे, तो इस बार उनको जो है ये एहसास हुआ कि अब तो मैं बुजुर्ग हो गया हूं, तो अब बुजुर्ग किसी भी कौम का हो, उस बुजुर्ग को जो है बुजुर्ग को पैर छूने के लिए जो तथाकथित उच्च कौम है उनके तो कोई बाध्य करता नहीं, तो मतलब मैं भी नहीं छूऊंगा, तो इसको कोई लोग अन्यथा क्यों लेंगे। लेकिन अन्यथा लोगों ने इसको लिया और इसका इतना प्रचार हुआ कि जो उनके वोटों में जो कटौती हुई है उसमें इस मुद्दे ने काम किया है। हम ये बात क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि हम इसलिए कह रहे हैं कि जब ये लोकतांत्रिक व्यवस्था काम पूरे उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी को नीचा देखना पड़ा इस बार के लोकसभा चुनाव में, हम उससे जोड़ के इस बात को भानु प्रताप वर्मा के साथ में जो हुआ, हम उससे जोड़ के बता रहे कि पूरे प्रदेश में क्यों नीचा देखना पड़ा। वो इसी संस्कृति के कारण ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इस बात का एहसास नहीं हो पा रहा है कि इस लोकतंत्र ने उनकी जो पुरानी जो व्यवस्थाएं हैं, जिसको वो धार्मिक मान्यता के रूप में पेश करते हैं, धार्मिक मान्यताओं के रूप में, सांस्कृतिक मान्यताओं के रूप में प्रस्तुत करते, लोकतंत्र ने ये एहसास करा दिया है दलितों और पिछड़ों में कि वो मान्यताएं, वो जो है उनका धर्म से कोई संबंध नहीं, उनका संस्कृति से कोई संबंध नहीं है, और उनके एक जो समानता का बोध होता है कि हम भी जो है बराबर का हक रखते हैं, बराबर का। तो ये अधिकार भावना और ये जो समानता की भावना है कि बराबरी, हमें भी बराबरी का समझा जाए, ये भावना अन्य राज्यों में, तो मध्य प्रदेश जैसे राज्य की तो बात अलग है, लेकिन उत्तर प्रदेश तो 4 बार, वो उत्तर प्रदेश तो लंबे समय से
सामाजिक न्याय की प्रयोगशाला बना हुआ है। तो यहाँ ये मतदाता उसको ये एहसास हो गया, तो जो अधिकार भावना उसके अंदर जागृत हुई है और जो समानता की भावना जागृत हुई है, तो वो ये महसूस करने लगा कि वो तो धीरे धीरे बात ये थी कि वो चरण स्पर्श करने के लिए मजबूर नहीं, वो दीनता कोड़े के लिए मजबूर नहीं। चरण स्पर्श का के पीछे एक शिष्टाचार है कि चरण स्पर्श जो बड़ा है उसका किया जाए, और अपने से बड़े का छोटा करेगा हर एक का, वो ये है उनके अंदर, और एक अधिकार का भाव है। दूसरी बात ये थी कि बनाते थे भानु प्रताप वर्मा जी को मंत्री बनाया, तो भानु प्रताप वर्मा की इतनी सीनियरिटी है और कई तो दलितों में नेता ऐसे हैं जो जिनके अंदर प्रतिभा क्षमता भी है, तो क्षमता का कोई मूल्य नहीं है, उसकी क्षमता के हिसाब से मतलब उसको पद नहीं है। अभी कृपा करने के भाव से भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है उसमें कृपा करने के भाव से उसको पद दी जाती है कि वो अपने आप को ये महसूस करे कि हमें मेहरबानी में ये मिला, वो उसके लिए कृतज्ञता अनुभव करे। वो अपनी क्षमता, अगर उसके अंदर क्षमता है और प्रतिभा है, तो वो दूसरों की तरह से मांगता है। यही वजह है कि आप भारत सरकार में दलितों या पिछड़ों दोनों के बारे में आपकी सोचिए कि आप भारत सरकार में राहुल गांधी जो कह रहे कि 90 सचिव हैं, उनमें से केवल 3 पिछड़े वर्ग के, क्योंकि आपने ये मान रखा है कि नहीं वे तो जो है वो क्षमता चाहे जितनी हो, आप में प्रतिभा चाहे जितनी हो, लेकिन आप उच्च जाति में पैदा नहीं हुए, इसलिए आपको कोई महत्व का पद नहीं दिया जा सकता। उत्तर प्रदेश में जैसे उत्तर प्रदेश के उदाहरण ले लिया जाए, यहाँ पर असीम अरुण बहुत कामयाब पुलिस अफसर थे, तो जो मोदी जी जो है योगी जी इस प्रदेश में वो किसी की पोस्ट पे, किसी कोई अहमियत वाली पोस्ट पे दलित और पिछड़ा को बैठाने में बड़ा संकोच करते हैं, क्योंकि उनके मन में एक पूर्वाग्रह है कि ये लोग तो इनके अंदर तो क्षमता होती नहीं है, लियाकत का तो सारा ठेका उच्च जाति के लोगों ने ले रखा है, लेकिन फिर भी इतने क्षमता मानते हैं। उनकी क्षमता की उनकी इतनी उनको उन्हें भी उनकी क्षमता का एहसास करना पड़ा था योगी, इसलिए उन्हें पुलिस कमिश्नर का पद दिया गया था। और वो उनके पिता भी पुलिस अफसर रहे, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर रहे हों, या वो जो डीजी रहे हों, डीजीपी इस प्रदेश के रहे हों। उनकी गणना बहुत कामयाब पुलिस अफसरों में होती रही और उनका डीजीपी का कार्यकाल भी बहुत सराहा जाता रहा। तो जब उनकी नजदीकी हो गई असीम अरुण की, तो योगी जी के प्रभाव में उन्होंने ये राजनीति में आने के लिए तैयार हो गए। इसके लिए उन्होंने शैक्षिक अवकाश ले लिया। अब लेकिन जब राजनीति में आए, तो जो इतना क्षमतावान पुलिस अफसर है, उसकी क्षमता के मुताबिक सरकार की गुणवत्ता में वृद्धि हो, ये ध्यान में रखना चाहिए था योगी जी को। लेकिन वो उसी सोच के शिकार हैं जो भारतीय जनता पार्टी की सोच है कि एक शेड्यूल कास्ट के अफसर को कैसे दे दे। तो उन्होंने समाज कल्याण विभाग में जो है उनको समाज कल्याण विभाग का राज्य मंत्री बनाया है। बट अगर वो अपने साथ उनको अटैच कर लेते, गृह विभाग का जूनियर मंत्री बना लेते, अपने साथ राज्य मंत्री बना लेते, तो उनकी उपयोगिता का बड़ा लाभ मिलता है योगी जी को। लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी में सोच ऐसी बंध जाती है कि ये भी नहीं देख रहे कि अगर सारी क्षमता का ठेका उच्च जातियों के अंदर ही होता, तो आप मान रहे कि आज तक के हिंदुस्तान के सबसे कामयाब प्रधानमंत्री आप किसको मान रहे? तो कामयाब प्रधानमंत्री तो आप नरेंद्र मोदी को मान रहे। नरेंद्र मोदी तो वो उन जातियों में से आते नहीं। आप नरेंद्र मोदी के तो शरणागत हुए जा रहे हो। नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति 2 बार नरेंद्र मोदी के जो कार्यकाल में बने, वो भी वंचित जातियों में जो सबसे ज्यादा आदरणीय पद है। तो वो जो आपकी जो धार्मिक मान्यता है कि नहीं, शूद्र कितना भी ज्ञानी और कितना भी गुणी और कितना भी क्षमतावान क्यों ना हो, वो आदर का पात्र नहीं, वो तिरस्कार ही उसका होना चाहिए, उसको नहीं होना चाहिए। आप देख ले, लेकिन व्यवहारिक अर्थ में क्या निकला? ईश्वर क्या? क्योंकि व्यवहारिक रूप से आपको वही करना पड़ता है जो प्राकृतिक न्याय, मतलब जो ईश्वर की इच्छा होती है। प्राकृतिक न्याय माने क्या? प्राकृतिक न्याय माने यह कि आप क्षमतावान के सामने शरणागत होना पड़ता है। आप भारतीय जनता पार्टी के लोग ही जिस ढंग से उनकी भक्ति, जिस ढंग से जितना समर्पण नरेंद्र मोदी के लिए है, उतना समर्पण तो अटल बिहारी वाजपेयी के लिए नहीं हो गया। तो उन्हें अपनी धार्मिक मान्यताओं को जो है खारिज कर देना चाहिए, जब व्यवहारिक रूप से वो देख रहे हैं कि क्षमतावान उनमें भी बहुत ऐसे क्षमतावान पैदा हो सकते जो जातियों में आज तक
पैदा न हुए, तभी तो आप नरेंद्र मोदी के सामने इतना ज्यादा नतमस्तक है, लेकिन आप कोई सबक नहीं लेना चाहते। आप उसी मानसिकता को बनाए हुए कि 70 वर्ष की उम्र हो गई थी तो वो अपने आप को बुजुर्ग ना समझे, फिर भी वो अपने आप को समझे कि एक सेवक है और एक फिर भी हमारी कोई हैसियत नहीं, हमारी कोई इयत्ता नहीं है, और हम जो है हमारा हमें वो दीनहीन नए एक 5 बार के सांसद हो जाने के बाद में, मंत्री हो जाने के बाद, इतनी उम्र हो जाने के बाद में भी हम चरणों पर ही केवल लौटते हुए दिखाई दे। तो अन्य जिन कारणों से खारिज किया गया उनको, भानु प्रताप वर्मा को, उन कारणों से तो मैं सहमत हूं, लेकिन ये इस आधार पर भानु प्रताप वर्मा के प्रति वो हकारत रखना, मैं मतलब इस अन्याय मैं ही मानता हूं कि ये तो भानु प्रताप वर्मा के साथ में अन्याय हुआ। अब इसी से जुड़ी एक और बात है, क्योंकि मैं एक केवल स्थानीय उसके लिए नहीं बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक पूरे एक जो राष्ट्रीय स्तर की पर जो प्रवृत्तियां हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर, मैं उन प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालना चाह रहा हूं जिसको भारतीय जनता पार्टी को छोड़ना पड़ा। आज जब एक डिबेट हो रही थी, एक जो है नवभारत टाइम्स के संपादक रहे राम गोपाल सिंह, हमने देखा कि इतने बड़े संपादक ये भी कितनी जातिगत सोच के शिकार रहते, कितनी संकीर्ण सोच के शिकार रहते, ये भी अपनी साख नहीं देखते निरपेक्ष होकर किसी बात को कहने के लिए। तो आज वो एक चैनल की डिबेट पे कह रहे थे, और भी हमने कई लोग देखे जो बहुत दिग्गज माने जाते हैं, काहे के दिग्गज होंगे जिनकी सोच इतनी कुंद है, जो इतनी जो है एक तरफा मतलब बात करते हैं और एक अन्यायपूर्ण मतलब बात करते हैं जिसका प्राकृतिक न्याय से संबंधित। तो वो ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को इस कारण से उत्तर प्रदेश में लॉस हो गया कि वो जो विपक्ष ने एक अफवाह फैला दी कि अब वो संविधान बदलने वाली है भारतीय जनता पार्टी, और जो है इस कारण से, और उसकी काट के लिए उन्होंने वो कोई रणनीति नहीं बना पाई उत्तर प्रदेश में। अफवाह फैला दी थी क्या, ये उन्होंने वो नाम गिनाए कि कुछ सांसदों से भी चुनाव के टाइम पे गलती हुई। मतदाता इतना बेवकूफ नहीं है कि कोई विरोधी पार्टी के बहकावे के में कहने से मतदाता लंबे समय तक जग करता, उसको आपकी कई प्रसंग होते तब वो इस निष्कर्ष पे पहुंचता है कि आप पर जो आरोप लगाया जा रहा है वो सही हो रहा है। अगर ये सोच नहीं होती संविधान बदलने वाली तो मतलब भरता तो फिर जो है बहुत पहले किरण रिजिजू से सुप्रीम कोर्ट नाराज हो गया था, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के से, और ये बयान वो अपने मन से नहीं दे रहे थे, ये बयान उनसे दिलवाए जा रहे थे, ये ताकि जनमत को एक संगठित करने की कोशिश हो रही थी। उन बयानों में क्या कहा जा रहा था कि संविधान में कुछ भी मूलभूत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी हुई है कि संविधान में आप बहुत सारे संशोधन कर सकते हैं, कुछ साधारण बहुमत से कर सकते हैं, कुछ जो है 2/3 बहुमत से कर सकते हैं, कुछ के लिए इतने राज्यों की भी समर्थन की जरूरत पड़ेगी और 3/4 बहुमत है, लेकिन आप फंडामेंटल में कोई चेंज नहीं कर सकते। तो किरण रिजिजू और जगदीप धनखड़ कह रहे थे कि नहीं, ये बात मानने योग्य नहीं है। सारी संप्रदाय प्रभुता देश की मतदाताओं में निहित है, और मतदाताओं ने जिनको चुना तो मतदाताओं में निहित है, माने उनमें निहित है, तो वो जिसको चाहे और उनका बहुमत है वो संविधान की वो चीज को बदल दे। तो एक वातावरण बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो जब सब कुछ बदलने, फंडामेंटल भी नहीं रहेगा और तो संविधान बदलना किस बात को कहते हैं। लेकिन फिर मोदी जी धाड़ने लगे, अब इतना भी नहीं धाड़ना चाहिए था कि मेरे रहते हुए संविधान नहीं बदला जाएगा। ये भी एक अजीबोगरीब पाखंड था। ये जो है ये कि आप अगर कोई संस्थागत बदलाव करना चाहते, लोगों को आपत्ति इस पर नहीं थी, जो दलितों ने और पिछड़ों ने जो वोट दिया उस पर आपत्ति नहीं थी उनको, इस बात से भी कि आप संविधान को बदलने का अर्थ एक बार और कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने कर ली थी कि प्रधान शासन व्यवस्था रखने की बजाय राष्ट्रपति प्रेसिडेंशियल फॉर्म जो है हम देश में लागू करें। हालांकि वो लागू नहीं हो पाया क्योंकि उसमें भारतीय जनता पार्टी का इतना बहुमत नहीं था। लेकिन एक बार अगर आप उसकी फायदे गिनाने में लगाएं तो लोग, हो सकता है कि एक बार उसके लिए तो हो सकता है कि आगे चल के वो परिवर्तन की कभी नौबत आ जाए, कभी वो परिवर्तन हो भी जाए, क्योंकि उसके भी कुछ, अगर ये संसदीय प्रणाली की वो अच्छाइयां हैं तो उस प्रणाली की भी कुछ अच्छाइयां हैं।
से संसदीय प्रणाली में भी बुराइयां और उस पर प्रणाली जब अपनाएंगे तो उसको दूर हो सकती है। संसदीय प्रणाली में अगर गठबंधन सरकार है तो किस तरह से प्रधानमंत्री ब्लैकमेल होता है, सांसद उसको ब्लैकमेल करते, सरकार ब्लैकमेल होकर चलती, तो इस नाते ये माना जाता। ये नहीं था, बात ये था कि जो संविधान का की जो आत्मा है, जो उसकी प्रस्तावना में जो सामाजिक न्याय है, आप अपनी वही पुरानी संस्कृति को, आप संस्कृति के नाम पे वो जो विकृति थी जिसमें आप ये सोचते कि इस देश की बहुसंख्या दीनहीन अवस्था में रहे, वो जो है आप उसको जो अधिकार दिए गए जिसकी वजह से उसकी सत्ता के केंद्रों में उसकी भागीदारी बढ़ गई, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में आरक्षण हो, चाहे वो जो है प्रशासनिक क्षेत्र में सरकारी नौकरियों के क्षेत्र में आरक्षण हो, और अब तो राजीव गांधी की सरकार तो आरक्षण उसमें पंचायती राज और नगर निकायों में कर दी गई, इसलिए इस वजह से उनका सबलीकरण हुआ और वो मान्यताएं जो है वो उन मान्यताओं में कोई बल नहीं रह गया। वो मान्यताएं इस कदर जो है डाइल्यूट हो गई कि वो एक महत्वहीन हो गई, तो ये नहीं खल रहा है। लेकिन अगर उसके लिए ये उसे जो है उस पर बल देना, उस पर बार बार उन चीजों को फिर से बहाल करने की कोशिश करना कि नहीं आप जो है आपका तो काम केवल चरण स्पर्श है, और चाहे बच्चे तक के चरण स्पर्श के लिए आप मजबूर है, उम्र चाहे आपकी 100 साल हो जाए, ये जो व्यवस्था है वो, और हम आपको अगर कुछ दे रहे हैं तो आपकी क्षमता की वजह से नहीं कि हम ये कहने के लिए तैयार नहीं कि आप में क्षमता है, इससे हमारी व्यवस्था और अच्छी होगी, व्यवस्था और गुणवत्तापूर्ण होगी, ये नहीं। आप चाहे जितनी अच्छी क्षमता हो, चाहे जितने अच्छे गुण हो, लेकिन आप ये मानिए कि अगर हमने कुछ आपको दे दिया तो आप पर कृपा की है। इसको बहुत उस भाव से लीजिए, बहुत ही कृतज्ञता के भाव से, और इसको जो है और कृतज्ञता का अनुभव कर लीजिए, इतने में ही अपने आप को धन्य समझ लीजिए। यह नहीं आप अपनी क्षमता के आधार पर मांगने लगे कि महर्षि वरुण ये मांगने लगे कि हमें इतना महत्वहीन विभाग क्यों दे दिया गया है। वहां पर नरेंद्र मोदी जी ने तो जब प्रधानमंत्री पहली बार बने थे तो राज्यपाल कई बना डाले थे, उनमें एक भी अनुसूचित जाति का नहीं था। जब अखबारों में छप गई, उन पर हल्ला हुआ, तब वो अनुसूचित जाति का हो गया। तो ये अगर आप करेंगे तो जो आज जागरूकता पैदा हुई लोकतंत्र की वजह, जिससे वो समझने लगा कि हम भी तथाकथित उच्च जातियों के बराबर के, अगर हमारे बीच का कोई, जैसे उच्च जातियों के बीच के में अगर कोई क्षमते वाला जो व्यक्तित्व पैदा होते, अगर वो ऊंची कुर्सी के हकदार है, तो हमारी बीच से भी अगर पैदा होता है तो वो उसी क्षमता का अधिकार है, वो भी उन्हीं की तरह ऊंची से ऊंची कुर्सी का हकदार है। मैं तो की कुर्सी का हकदार है उनको, चाहे प्रशासन हो और चाहे वो राजनीति हो। आप ये नहीं है कि आप 3 की आपने सीमा इसलिए बांधी कि एक चलिए कोटा डंटा काट दो, एक बला टालो इनको केवल इसके लिए। ऐसा नहीं हो सकता कि पिछड़ों में आपको पर्याप्त योग्य न मिले। तो समावेशी प्रशासन बनाने के लिए अगर आप उनकी आबादी के बराबर नहीं प्रतिनिधित्व दे रहे तो 30-35 तो होने चाहिए पिछड़े वर्ग के भारत सरकार के सचिवों में। ये जो जाति है, ये जो हठधर्मिता है किसी भी कीमत पे, फिर वो पुराने सामाजिक दृष्टिकोण से अंधकार युग में लड़ जाने की, इससे द्वंद्वात्मकता पैदा होगी। अभी इसी द्वंद्वात्मकता के परिणाम स्वरूप आपको उत्तर प्रदेश में नीचा देखना पड़ा। आप जो है पूरे देश में अगर आपकी साख तो बच गई कि आप कम से कम सबसे बड़े दल तो बन गए, तो उसका वजह मोदी चेहरा है। लेकिन मोदी चेहरा भी वो आपकी उन मान्यताओं के खिलाफ है, वो जिनको आप फिर से दोबारा कायम कराना चाहते हो, उन मान्यताओं को फिर से आप प्रभावी करना चाहते हो, उनके खिलाफ है। अगर मोदी जी के चेहरे में आकर्षण है कि उनकी वजह से फिर तीसरी बार सरकार बनाने का मौका फिर भारतीय जनता पार्टी को मिला, तो आपको समझना चाहिए कि वास्तविकता क्या है, और उस वास्तविकता के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी का जो सत्ता वर्ग है उसको अपनी नीति बनानी चाहिए। इससे बेवजह की गतिरोध जो एक की स्थिति बन जाती वो नहीं बनेगी, द्वंद्वात्मकता पैदा नहीं होगी, और एक बहुत ही सुचारू और एक बहुत ही स्मूथ गतिशीलता हमारी जो देश की व्यवस्था है उसको आगे बढ़ने के लिए एक बहुत स्मूथ गतिशीलता जो है, मतलब वो उसका निर्माण होगा ये करने से।
तो ये एक इस निर्वाचन क्षेत्र के भी, इस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के भी में जो एक ये जो पहलू जुड़ा हुआ है यहाँ भारतीय जनता पार्टी की हार का, इस पहलू का संबंध देशव्यापी स्तर की जो है देशव्यापी स्तर पर जो भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता में है, तो उस मानसिकता को बदलने की बाध्यता या और इसका ये संदेश यही है कि उस मानसिकता को बदलिए। देश कोई कुछ जातियों के भले के लिए काम नहीं करना है, पूरे देश के भले के लिए काम करना और ऐसी स्थिति कायम करनी है जिससे जातियां अर्थित हो जाएं, जातियां अप्रासंगिक हो जाएं। हर कौम का, वो चाहे तथाकथित उच्च जाति का हो और चाहे जो है वो तथाकथित निचली जातियों का हो, उसको अपनी क्षमता और अपनी प्रतिभा के मुताबिक बहुत ही गौरव और सम्मान मिल सके, ऐसी व्यवस्था के निर्माण के लिए काम करना है, तभी भला होगा। वरना तो अभी उत्तर प्रदेश में आपने नीचे देखा है कि जागृति तो धीरे धीरे विस्तार होगा। अब बिहार में आपको नीतीश ने बचा लिया, वरना बिहार में भी आपको देखना पड़ता। और अब ये तो एक तरह से इसका संक्रमण बहुत तेज हो रहा है, क्योंकि लोकतंत्र है तो वो तो सब जगह लोगों को सिखाई देगा। दक्षिणी राज्यों में तो पहले हो चुका था, तो अन्य राज्यों में भी होगा। तो इस दंडात्मकता से आपको बहुत घाटा होके रहेगा। और जो एक आप एक ऐसे अच्छे शासन के माध्यम से जो आपको श्रेय मिलना चाहिए देश को प्रगति के शिखर पर ले जाने का, उससे आप वंचित हो जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।